हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस राज पासवान आपके यूट्यूब चैनल अमरदीप एकेडमी पे फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों। तो ये हमारा हेलो लेकिन हेरोलिन चैप्टर चल रहा है। हेलो लेकिन और हेलो एरिन, जिसमें हम 7 लेक्चर लेकर आ गए आपके लिए। और इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के बारे में, ठीक है। जो कि एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। केमिकल रिएक्शन 3 पार्ट्स में है। केमिकल रिएक्शन 3 पार्ट में बच्चों, एक है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, और एक है एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा है रिएक्शन विद मेटल। जिसमें हम आज जो बात करने वाले हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब तक जितना भी तुमने हेलो लेकिन हेलोन में पढ़ रखा है, अगर जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट अब तक कुछ भी नहीं है। होल चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, पूरे चैप्टर के मिला करके जितने भी कॉन्सेप्ट तुम पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कितने भी ऑर्गेनिक पढ़ लो, चाहे अल्कोहल फिनॉल कर लो, एल्काइल हैलाइड कर लो, एल्डिहाइड कर लो, अमाइंस कर लो, बायोमोलिक्यूल्स कर लो, सभी के सभी टॉपिक और सभी के सभी चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट और रोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक यहाँ पर है ना, वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। अगर आपने ये छोड़ दिया तो समझ लो एग्जाम में आपके क्वेश्चन डेफिनेटली छूटने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, हम एक पर्टिकुलर लेवल जो होता है हमारा पढ़ने का, SN1 या SN2 रिएक्शन का या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का, उससे भी थोड़ा लेवल हम बढ़ा करके पढ़ने वाले हैं इसमें, ताकि कहीं से भी किसी तरह का क्वेश्चन आ जाए, उसका आंसर मेरे बच्चों के पास होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा आप देख पा रहे हो कि एनसीईआरटी को मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करके चल रहा हूँ, और एनसीईआरटी के एक एक लाइन को इंक्लूड करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसी मेहनत के साथ पढ़िए जिस मेहनत से आपको मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कोई कसर मत छोड़ा करो, जिस चीज को भी कर रहे हो, जिस काम को भी कर रहे हो, अपने तरफ से पूरा 100% दिया करो, ठीक है। अगर आप अपना 100% देते हो किसी भी फील्ड में, किसी भी काम में ना, तो अगर वो काम नहीं भी होता है तो अपने अंदर ये चीज तो रहती है कि मैंने अपना 100% दिया था। होना ना होना एक सेकेंडरी है, बट प्राइमरी कंडीशन क्या है कि आप कितना एफर्ट कर रहे हो किसी चीज के लिए। आई बात समझ में? समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? ठीक है। तो बी अवेयर एंड बी सीरियस। फटाफट रजिस्टर निकाल लीजिए और नोटबुक निकाल लीजिए। नोट्स बनाना है। जो क्वेश्चन मैं देता हूं उसको पॉज करके खुद से पहले सॉल्व करना है, ठीक है। और उसके आंसर्स कमेंट में करने हैं आपको। क्लियर? तो फटाफट हेडिंग डाल लीजिए, केमिकल रिएक्शन। बेटा हम लोग बात करने वाले केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। और जो केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन का 3 पार्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसे इग्नोर मत करना, और मैं तो ये कहूं कि 2 से 3 बार इसको देख लेना। एक बार रिवीजन के तौर पे देख लेना, एक बार स्पीड बढ़ा के देख लेना ताकि और भी पॉइंट्स जो है क्लियर हो जाए, और एक बार जब आप बैठ के पढ़ रहे हो, सीरियसली नोट्स बना के पढ़ रहे हो, उस वे में देख लो। 2 से 3 बार इसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। पता है क्या है कि डेफिनेटली एग्जाम में आने वाला है यहाँ से। इस लेक्चर से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा, ये मेरी गारंटी है। और बताओ, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। दूसरा होता है बच्चे एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कहीं ना कहीं चैप्टर के एंड पे है हम लोग। और तीसरा है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ या रिएक्शन विद मेटल। ऑफ नहीं, विद मेटल, क्योंकि मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। रिएक्शन विद मेटल, जिसमें आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ोगे, एसिड बेस के बारे में पढ़ोगे, तरह तरह के कॉन्सेप्ट्स नए नए आ जाएंगे, ठीक है। ये 3 रिएक्शंस हमारा लास्ट चैप्टर में बचा हुआ है, इस चैप्टर के लास्ट के टॉपिक्स में बचा हुआ है। जिसमें से जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन फर्दर 2 भागों में बटा हुआ है बेटा, ठीक है। ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड हो रखा है। यानी कि अगर हम न्यूक्लियोफिलिक की अगर बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आर आल्सो 2 टाइप्स, आर आल्सो 2 टाइप्स। एक है SN1 रिएक्शन और एक है SN2 रिएक्शन, ठीक है। SN1 रिएक्शन और एक है SN2। SN2, SN1 को आप कहते हो यूनिमोलिकुलर। SN1 को क्या कहते हो? यूनिमोलिकुलर कहते हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज यूनिमोलिकुलर। और SN2 को आप कहते हो बायमोलिकुलर, 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 ठीक है।
जो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है केमिकल काइनेटिक्स के, और जो बायमोलिकुलर है ये सेकंड ऑर्डर को फॉलो करता है केमिकल काइनेटिक्स के, सेकंड ऑर्डर को फॉलो करता है केमिकल काइनेटिक्स के। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो SN1 और SN2 है इसके भी बहुत सारे ग्रुप है, मतलब कि किस तरीके से SN1 रिएक्शन होता है, कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व है SN1 रिएक्शन में, उन सभी बातों को हम करने वाले हैं। तो ये जो हमारा लेक्चर 7, 8, 6 जो भी है, मेरे हिसाब से 7 लेक्चर ही होगा क्योंकि ऑलरेडी 6 लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम बात करने वाले हैं SN1 के बारे में। जी हाँ, मैं पहले एक बार इंट्रो दे दूं, इंट्रो से आपको पता लग जाएगा कि ये चैप्टर आपके लिए सही है, आई मीन इस चैप्टर का जो ये टॉपिक है लेक्चर नंबर 7 आपके लिए वर्थ होगा या नहीं होगा। तो बच्चे SN1 में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, पहले तो ये देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता क्या है, इसके बाद ये देखोगे कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये पढ़ोगे। न्यूक्लियोफाइल पढ़ने के बाद ये देखोगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन जिस पे न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन जो है डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर है जिस पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन डिपेंड करता है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात एप्लीकेशन, कि हम क्यों पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन से क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से एसिडिक कैरेक्टर का क्वेश्चन बनता है, बेसिक कैरेक्टर का क्वेश्चन बनता है, स्टेबिलिटी का क्वेश्चन बनता है, कौन कौन सा कंपाउंड स्टेबल है, कौन कौन सा कंपाउंड स्टेबल नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बनता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बनता है, दुनिया भर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, ऑर्डर के बेसिस पे बनता है, कार्बोकेटाइन के बारे में पूछेंगे आपसे, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो इंक्लूड करता है किसके अंदर, SN1 रिएक्शन में और SN2 रिएक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज के लेक्चर में SN1 के बारे में। तो ये लेक्चर सच में तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, बिल्कुल भी बीच में भी मत छोड़ना, क्योंकि अगर बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दी और वो आपको पता नहीं है और वो आप आगे चले गए तो फिर वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, यानी एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए इस लेक्चर में। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधी बात नो बकवास, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको जैसे इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ा रहा था तो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बताया था, ऐसे ही हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को पढ़ने के लिए बेटा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट है जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करा रहा है। तो उस न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को कराने वाला जो रिएजेंट है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो ये बताओ मुझे कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय न्यूक्लियोफाइल। अब बच्चों को मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि फाइल का मतलब क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय फाइल। तो फाइल टर्म इज रिलेटेड टू लव, एफिनिटी, अटैचमेंट्स। ठीक है ना, लव और एफिनिटी मतलब कि एक पर्टिकुलर देखा जाए तो कोई ऐसा ग्रुप, कोई ऐसा स्पीसीज जो न्यूक्लियस से लव करता हो। न्यूक्लियस क्या होता है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, न्यूक्लियो मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के पास क्या होता है, न्यूक्लियस के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे ये बताओ कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब बच्चे होता है डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल, यानी कि ऐसा रिएजेंट जो किसको पसंद करता हो, किसके तरफ अट्रैक्ट होता हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके तरफ भाग रहा है, तो कौन भागेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा प्रेजेंट। ध्यान से समझो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल, यानी कि ऐसा स्पीसीज जो न्यूक्लियस को लव करता हो, न्यूक्लियस से प्यार हो। ठीक है, और न्यूक्लियस के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज है, न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम लोग NU- से, और ये वो स्पीसीज है जो उसके तरफ भागेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और इलेक्ट्रॉन की कमी किस पे देखने को हमें मिलता है, कार्बोकेटाइन पे। और कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, ऐसा स्पीसीज, ठीक है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रखा हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। और न्यूक्लियोफाइल वो हो गया जो इलेक्ट्रॉन को जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ भाग रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागने का मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी बिल्कुल नहीं है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। उसके अलावा आप क्या कह सकते हो कि न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस
लविंग स्पीसीज, ठीक है। एक ऐसा स्पीसीज जो न्यूक्लियस से प्यार करता हो, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज हो, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता हो, ऐसे स्पीसीज को आप क्या बोलते हो? न्यूक्लियोफाइल। तो ये इंट्रो हो गया किसका? न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। यानी कोई रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा हो, उस तरह के रिएक्शन को क्या बोलने वाले हो आप? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बोलने वाले हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलने वाले हो। तो सिर्फ न्यूक्लियोफाइल अगर कहीं ऐड होता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलोगे, और अगर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा हो और किसी ग्रुप से कोई ग्रुप अगर एलिमिनेट हो रहा हो, तो ऐसे को आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलोगे। भाई सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि एक ग्रुप बाहर निकल गया और दूसरा ग्रुप जाके जुड़ गया, ठीक है। तो एडिशन में और सब्स्टिट्यूशन में ही डिफरेंस है। एडिशन मतलब सिंपल जाके ऐड हो गया कोई ग्रुप, कोई रिएजेंट, कोई एजेंट, और सब्स्टिट्यूट का मतलब कि कोई ग्रुप बाहर निकल रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, और कोई दूसरा ग्रुप उस पर जाके अटैच हो रहा है। इस तरह को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। उससे पहले तुम्हें ये पता लगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ऐसा स्पीसीज जिसके इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, और ऐसा स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, जो पॉजिटिव चार्ज को पसंद करता हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। यानी कि वो सारे स्पीसीज जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, ऑलमोस्ट ऑल। कौन कौन से ऐसे स्पीसीज है जो बिहेव कर सकता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। तो वो सारे स्पीसीज जिसपे क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो। वो सारे स्पीसीज जिसके पास फ्री लोन पेयर प्रेजेंट हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहचान होगा। अगर देखा जाए कि सर हम पहचानेंगे कैसे ही कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा? अच्छा, दिख नहीं रहा क्या? एक मिनट। अगर मान लो ये कंफ्यूजन हो कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल और कौन सा स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो अगर कोई स्पीसीज जिसके पास चार्ज कैसा हो? नेगेटिव, ठीक है। वो सारे स्पीसीज जिसके पास कैसा चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज हो, वो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। वो सारे स्पीसीज जिसके पास फ्री लोन पेयर प्रेजेंट हो, लोन पेयर फ्री लोन पेयर प्रेजेंट हो, वो सब स्पीसीज कैसे होंगे? न्यूक्लियोफाइल होंगे। क्लियर? तो कौन कौन से एग्जांपल है न्यूक्लियोफाइल का हम ये देख रहे हैं, और किस तरह के ग्रुप से हमें न्यूक्लियोफाइल मिल सकता है हम ये देख रहे हैं। तो सपोज दैट बेटा हम कुछ कुछ जो है कंपाउंड ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और उस कंपाउंड से देखेंगे कि कौन कौन सा हम रिएजेंट बना सकते हैं, कौन कौन सा रिएजेंट बना सकते हैं, और जो रिएजेंट बना रहे हैं वो रिएजेंट ऐड करेगा कैसा? न्यूक्लियोफाइल के जैसा। तो सपोज दैट कि हमने कंपाउंड में लिया बेस NaOH, सपोज दैट कंपाउंड में हमने लिया वाटर मॉलिक्यूल HOH, ठीक है। सपोज दैट कंपाउंड में हमने लिया ROH, बोले तो एल्कोहल। सपोज दैट हमने कंपाउंड में लिया, और क्या ले सकते हैं? HCl। ये सारे ग्रुप हमने लिए। इन कंपाउंड से हम न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हैं बाय ब्रेकिंग बॉन्ड। आपको भी पता है बॉन्ड टूटता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहां पर हम न्यूक्लियोफाइल बनाने वाले हैं। तो कौन कौन सा न्यूक्लियोफाइल ये बनेगा? यहां पर ये देखो, NaOH जो है एक बेस है, और जब बेस मॉलिक्यूल टूटता है तो Na+ और OH- रिलीज होता है, ठीक है। अब ये OH- जो है कैसा बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। HOH जो है यहां पर टूटेगा H+ में, ठीक है, ये H+ में टूटेगा, और ये OH- में टूटेगा। अब ये OH- भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। वो सारी स्पीसीज जिसके पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, जिसके पास फ्री लोन पेयर प्रेजेंट हो, दे ऑल आर एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अभी बताएंगे वो कौन सा स्पीसीज जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। अब ये अल्कोहल है, अल्कोहल में भी ये H+ बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा RO-, ये भी बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल के जैसा। और यहाँ पर जो HCl है ना, वो हो सकता है कोई X ग्रुप हो, फ्लोरीन ग्रुप हो, क्लोरीन ग्रुप हो, ब्रोमीन ग्रुप हो, आयोडीन ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो सकता है जो ऐड कर सकता है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के जैसा। यहाँ पर भी बच्चे H+ बाहर निकलेगा और Cl- बाहर निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बातें और भी हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट जो तुम्हें ध्यान रखना है। भाई न्यूक्लियोफाइल को फर्दर क्लासिफाई कर दिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में और वीक न्यूक्लियोफाइल में। आगे मैं बहुत सारे एग्जांपल लेने वाला हूं, अभी कुछ ग्रुप्स को देख लो कि कौन कौन से ग्रुप को आप जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोलोगे, और कौन कौन से ग्रुप को आप वीक न्यूक्लियोफाइल बोलोगे। तो एक पॉइंट याद रखना, ठीक है, मैं लिखवाने ना मैं बोल देता हूं। वो सारे OH ग्रुप, OH को क्या बोलते हो? हाइड्रोक्सी। वो सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप जो आपको स्ट्रॉन्ग बेस से मिल रहा हो, आई रिपीट, वो सारे OH ग्रुप बच्चों जो आपको स्ट्रॉन्ग बेस से मिल रहा हो। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब कि हो सकता है NaOH से मिल जाए, हो सकता है कैल्शियम OH से मिल जाए, ठीक है, हो सकता है MgOH होल ट्वाइस से मिल जाए। तो इन सभी जितने भी हो सकता है KOH ग्रुप से मिल जाए। तो इन सब से जितने भी OH ग्रुप रिलीज होंगे, और उस OH ग्रुप को आप क्या बोलोगे? हाइड्रोक्सी बोलोगे, ठीक है।
तो अगर OH ग्रुप तुमको स्ट्रॉन्ग बेस से मिल रहा हो तो ऐसे को आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अभी फिलहाल इतना ध्यान रखो, सबके रीजंस बता देंगे कि कब स्ट्रॉन्ग बनेगा और कब वीक बनेगा। तो ये ध्यान रखो, वो न्यूक्लियोफाइल OH के फॉर्म में जो स्ट्रॉन्ग बेस से मिल रहा हो उसको आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में रखोगे, और वो OH ग्रुप जो मिनरल एसिड से या वीक बेस से मिल रहा हो उस तरह के OH ग्रुप को आप वीक न्यूक्लियोफाइल में रखोगे। यानी देखो यहाँ पे वाटर, अगर HOH अगर आपको दिख जाए, ठीक है, तो HOH से जो OH माइनस आ रहा है इसका भी नाम हाइड्रोक्सी है क्योंकि OH माइनस है, लेकिन ये जो ग्रुप है ये ऐड करेगा कैसा, वीक न्यूक्लियोफाइल के जैसा। अब आप ये सोच रहे हो सर हम तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ने वाले थे, आपने न्यूक्लियोफाइल का इंट्रोडक्शन दिया, फिर यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का क्या फंडा है और इसका क्या यूज है। तो बेटा जब हम लोग SN1 और SN2 पढ़ेंगे ना, देखो यहाँ पर क्या है, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। तो SN1 और SN2 रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तो SN1 के केस में जो है यहाँ पर, SN1 के केस में जो है यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल यूज होगा, न्यूक्लियोफाइल तो यूज होगा लेकिन SN1 के केस में वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करने वाले हम लोग रिएक्शन के साथ में। और जो SN2 रिएक्शन है हमारा, SN2 जो कि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, यहां पर हम लोग बच्चे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो मतलब अगर आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाए कि भाई पहचानो कि SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन है, तो आप यही तो डिफरेंस पढ़ोगे ना कि कहां पर वीक न्यूक्लियोफाइल यूज हो रहा है और कहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज हो रहा है। इन्हीं डिफरेंस से तो पता लगाओगे कि कौन सा रिएक्शन SN1 है और कौन सा रिएक्शन SN2 है। आई बात समझ में? तो फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखो, वो सारे न्यूक्लियोफाइल जो स्ट्रॉन्ग बेस से हमें मिलेगा वो सब के सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे, और वो सारे जो हमें वीक बेस से मिलेगा वो सभी के सभी वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे। यानी वो सारे रिएक्शंस जिसमें HOH अगर रिएजेंट दे रखा है, कंपाउंड दे रखा है, तो आप कह दोगे सीधा कि भाई ये किसको फॉलो करने वाला है, SN1 काइनेटिक्स को ऑर्डर को फॉलो करने वाला है, और ये जो है SN2 को फॉलो करने वाला है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल का कुछ एग्जाम्पल है। ये भी बता दूं, RO माइनस को बोला जाता है एल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, एल्कोक्सी ग्रुप बोला जाता है, और ये एल्कोक्सी ग्रुप भी किसके कैटेगरी में है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये सब चीजें अभी से याद रख के चलो, ठीक है बेटा। और जितने भी हैलोजन ग्रुप है, जितने भी X माइनस होगा वो सारे के सारे क्या होंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे। जितने भी हैलोजन ग्रुप है वो सब के सब क्या होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये था थोड़ा बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन अबाउट न्यूक्लियोफाइल एंड रिएजेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड वीक न्यूक्लियोफाइल। यहां तक क्लियर है? क्लियर है तो क्या करो, स्क्रीनशॉट लो और नोट्स बना लेना बाद में। पहले लेक्चर अटेंड करो ध्यान से, नोट्स बाद में बना लेना। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? ठीक है, आगे देखो। अब एनसीईआरटी के स्टेटमेंट पे आओ। एनसीईआरटी क्या कहता है अबाउट न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के बारे में क्या कहता है, पढ़िए। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट क्या है न्यूक्लियोफाइल के बारे में, पढ़िए। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, बता दिया आपको कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है बच्चे। उसके बाद कहता है देयरफॉर दे अटैक एट दैट पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जाहिर सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो उसी पे अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, है ना। किस पे अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप पे अटैक करता है। आगे पढ़िए। द रिएक्शन in which a nucleophile replace already existing nucleophile in a molecule is called as nucleophilic substitution reaction। अब इस लाइन को आपको समझाता हूं कि ये क्या कह रहा है। कह रहा है न्यूक्लियोफाइल का रिप्लेसमेंट हो जाता है, वहां पर अगर कोई ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल ग्रुप अटैच्ड हो तो वहां दूसरा ग्रुप हम लगा देते हैं, और इसी रिएक्शन को कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको समझो ध्यान से कि कैसे हो रहा है ये रिएक्शन। ठीक है, इस लाइन को समझाते हैं आपको, इस लाइन के कहने का मतलब क्या है एक्चुअली। देखो यहाँ पे इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, यहां पर क्या है, यहां पर कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। ठीक है, और तीन कार्बन के साथ अगर मैं इसको यहां रिप्रेजेंट करूं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इस तीन कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, एक ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन, दिख रहा है ना आपको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, ये ब्रोमीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ब्रोमीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर के रिमूव हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ Br माइनस। हालांकि ये भी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन Br माइनस बाहर इसलिए एलिमिनेट हुआ क्योंकि हमें यहाँ पर कार्बोकटाइन बनाना है।
क्या बनाना है? कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन क्या होता है? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये बन गया यहाँ पे कार्बोकेटाइन। अब भाई कार्बोकेटाइन क्यों बनाया? ताकि हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा सके। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है? कार्बोकेटाइन पे अटैक करता है। ठीक है, अभी मैं इसको अलग से भी समझा दूंगा आपको। तो यहां पर जैसे ही कार्बोकेटाइन बना, अब जो हम यहां पर न्यूक्लियोफाइल लेने वाले हैं, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटाइन पे जाके अटैक करेगा। समझ में आ रही है बात? ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पॉजिटिव पे जाके अटैक करेगा, और अटैक करते ही हमारा क्या बन जाएगा? कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन जो कार्बोकेटाइन बना है, इस कार्बोकेटाइन को बच्चे हम कहते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब क्या हुआ? कंपाउंड बनने से पहले वाला स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट कहते हैं। फिर इसके बाद न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल, जो भी तुम न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल, उससे डिसाइड होगा कि SN1 है या SN2 है। वो जब पता लगेगा जब डिफरेंस हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप मैकेनिज्म को समझो कि पहले कोई पर्टिकुलर ग्रुप होता है जिसपे एक नेगेटिव ग्रुप होता है, एक पॉजिटिव ग्रुप होता है। फिर जो भी नेगेटिव ग्रुप है और बाहर निकल जाएगा और कार्बोकेटाइन बन जाएगा। फिर इस कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये जो स्टेप है, ये स्टेप नंबर 1 है। और ये स्टेप नंबर 1 जो है बेटा, बता दूं, स्लो रिएक्शन होता है। ठीक है, स्लो स्टेप होता है। और स्लो स्टेप होने की वजह से इसको कहा जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। यानी कि इसका आप रेट डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ के आते हो ना, कि कौन कौन से रिएक्शन है जिसका हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, कौन कौन से रिएक्शन ऐसे हैं जिसका हम रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है क्योंकि ये स्लो होता है। क्लियर? तो इस तरह से कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बन के न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर जाएगा। तो पहले क्या हुआ? ब्रेकिंग ऑफ CR बॉन्ड। तो जरूरी नहीं कि CBR ही हो, CBR बॉन्ड जरूरी CBR ही हो, यहाँ पे हो सकता है कोई और ग्रुप भी हो। ठीक है, कोई नेगेटिव ग्रुप भी हो सकता है यहाँ पे। तो CBR बॉन्ड टूटा है यहाँ पे। और ये देखो, ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया तो इस पे क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बन गया, यहाँ क्या बन गया? यहाँ कार्बोकेटाइन बन गया। अब फिर ये कार्बोकेटाइन पे हमने क्या कर रखा? दूसरा न्यूक्लियोफाइल ग्रुप ले रखा है। ध्यान से देखो, ये क्या ले रखा है हमने? दूसरा न्यूक्लियोफाइल ग्रुप ले रखा है। और फिर ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा, और क्या बन जाएगा? ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। और कंपाउंड जो हमने फिलहाल बना लिया, ये अगर R ग्रुप है, ठीक है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, न्यूक्लियोफाइल हमारा Cl था, तो ये बन गया RCl ग्रुप। ये हमारा बन गया कंपाउंड। आई बात समझ में? और यहाँ हुआ क्या है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है। अब हमने सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला सर? क्योंकि बच्चे एक ग्रुप यहां से बाहर निकल रहा है और दूसरा ग्रुप यहां पे जाके जुड़ रहा है। ठीक है, एक ग्रुप बाहर निकला और दूसरा ग्रुप जाके जुड़ा, इसलिए हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिर्फ एडिशन होता तो बोलते न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर? पक्का? तो छाप लो फिर। ठीक है, अब यहां पर देखो, पता है क्या, यहां पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब तक कार्बोकेटाइन यहां नहीं बनेगा तब तक न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक नहीं करेगा। यानी कि SN1 रिएक्शन का पहचान है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होना। इट नीड टू बी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन। इस बात का ध्यान रखोगे आप। ठीक है, क्योंकि अभी बताया ना आपको कि हम अभी सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? SN1 रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं, स्टेप वाइज मैकेनिज्म। तो ये SN1 का मैकेनिज्म था। समझ आ गया क्या? चलिए, अब SN1 रिएक्शन में कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है उसको देखते हैं। देखो, कौन कौन सी बातें हमें ऐसी है जो SN1 के केस में हमें ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा, ये जो फर्स्ट स्टेप है तुम्हारा, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि स्लो स्टेप होता है, बता दिया आपको मैंने। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 1 फॉर द SN1 रिएक्शन। पॉइंट नंबर 2, स्टेप इन SN1 मैकेनिज्म इज द लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप। सबसे पहले क्या होता है? लिविंग ग्रुप का लॉस होता है, यानी कि जो ग्रुप अटैच होगा वो ग्रुप बाहर निकलेगा। सपोज दैट यहां पर R है, ठीक है, सपोज दैट कि यहां पर, एक मिनट ध्यान से समझना, क्या हो गया इसको? सपोज दैट बच्चे, यहां मान लो कि एक पर्टिकुलर RX ग्रुप है, ठीक है, और RX ग्रुप में ये जो है ये कैसा बिहेव करेगा? लिविंग ग्रुप के जैसा बिहेव करेगा। दिख तो रहा है ना, मैंने मार्कर थोड़ा पतला यूज कर रखा है, दिख रहा होगा आपको। तो जब ये लिविंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन बाहर लेके निकलेगा ना, तो यहां पर क्या बन जाएगा? R पॉजिटिव बन गया। R पॉजिटिव क्या बना यहाँ पे? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन। तो लिविंग ग्रुप इसीलिए निकलता है ताकि कार्बोकेटाइन बन सके। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा, यहां पर जो भी आप न्यूक्लियोफाइल लेने वाले हो उस न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। यानी कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन is
एसेंशियल। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन क्या है, जरूरी है, महत्वपूर्ण है ठीक है, एसेंशियल है, ठीक है, फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहां पर बच्चे कार्बोकेटायन का बनना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। आया समझिए, ठीक है। तो जैसे ही फिर न्यूक्लियोफिल अटैक करेगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। कंपाउंड बन गया यहाँ पे RNU-, जिस तरह का भी आप कंपाउंड ले रहे हो वो बन जाएगा। नहीं दिख रहा क्या, एक मिनट, रेड यूज कर लेता हूँ या ब्लैक यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, RNU- बन जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट तुम्हारा बन जाएगा। आगे के स्टेप देखो क्या कहते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और हमेशा की तरह फिर से बोलता हूँ, आप कितना भी पढ़ के आ जाओ, मेरे लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ सीखने को डेफिनेटली मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो फिर जाओ डिसलाइक कर देना मजाक करो मत करना, ठीक है ठीक है। तो देखो, व्हेन द लिविंग ग्रुप इज गॉन, जैसे लिविंग ग्रुप बेटा निकलेगा यहाँ से, क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, ठीक है। और इसी कार्बोकेटायन को आप क्या बोलते हो, इंटरमीडिएट बोलते हो। क्लियर हुआ ये लाइन, मैकेनिज्म समझ आया। देखो ये रहा लिविंग ग्रुप, ठीक है। ये कोई सबस्ट्रेट है जो भी तुम ग्रुप लोगे, लिविंग ग्रुप जैसे ही बाहर निकलेगा इंटरमीडिएट बनेगा। इसी इंटरमीडिएट को आप क्या कह रहे हो, कार्बोकेटायन कह रहे हो, ठीक है। और जैसे ही कार्बोकेटायन बनेगा, फटाक से इस पे न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर देगा, बहुत रिएक्टिव होता है। कार्बोकेटायन बनने के बाद भाई रुकता नहीं है, यानी कि ये तो स्लो स्टेप है, ये तो स्लो स्टेप है, लेकिन भाई साहब ये फास्ट स्टेप है, ठीक है ना। तो अगर डायरेक्ट ये भी पूछा जाए कि कौन सा रिएक्शन स्लो होता है कौन सा फास्ट होता है, तो फर्स्ट स्टेप स्लो है, यानी रेट डिटरमाइनिंग है। सेकंड स्टेप बहुत ज्यादा फास्ट है, रेट डिटरमाइन इसका नहीं कर सकते। दो स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन बोल यूनिमोलिकुलर है, वो अलग सेंस है, ठीक है, उसको यहाँ पे रिलेट मत करना। तो यहाँ पे स्लो स्टेप पहला होता है, दूसरा फास्ट होता है। जैसे ही कार्बोकेटायन बनेगा, न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करेगा, और जो भी कंपाउंड आप बना रहे हो, जिस भी न्यूक्लियोफाइल को यूज कर रहे हो, वो न्यूक्लियोफाइल बनके उस तरह का कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल आपने Cl यूज किया और तुम्हारा सबस्ट्रेट अल्काइल है, तो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। न्यूक्लियोफाइल आपने अल्कोहल यूज किया, तुम्हारा सबस्ट्रेट कार्बोकेटायन अल्काइल वाला है, तो अल्कोहल बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल आपने CN ग्रुप यूज किया, CN को साइनाइड बोलते हो, अल्काइल ग्रुप तुम्हारा R हो गया, तो अल्काइल साइनाइड बन जाएगा। तरह तरह के कंपोनेंट, तरह तरह के कंपाउंड हम बना सकते हैं बाय यूजिंग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंटेंट है, बहुत नॉलेज है, बहुत चीजें हैं SN1 SN2 में। और बच्चे इतना फंसते, इतना प्रॉब्लम में रहते हैं। और कभी भी तुम PY की उठा के देखो, किसी तरह क्वेश्चन दिखा उठा के देखो, 10 में से हर एक 8वां क्वेश्चन, हर एक 7वां क्वेश्चन, हर एक 5वां क्वेश्चन तुमको जो है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पे मिलेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे मिलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं तो कहता हूँ भाई कि SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन अच्छे तरीके से जो बच्चा पढ़ लेता है ना, पूरी ऑर्गेनिक का 20% आप कर चुके हो। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वेटेज है, उसमें 20% आप डन कर चुके हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट हो, JEE एडवांस हो, CBSE हो, कोई सा भी ग्रुप है, कोई ऐसा पोर्शन ही नहीं है, मतलब कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो इस पोर्शन से क्वेश्चन ना आता हो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप टू स्टेप इसलिए मैं कह रहा हूँ, आराम से समझो, प्यार से नोट्स बनाओ, फिर कंपेयर कर लेना कहीं से भी इस कंटेंट को, और बताओ, ठीक है, कहीं से भी कंपेयर कर लेना, नोट करो। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, SN1 क्या है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी IMP एग्जाम में बहुत बार ये स्टेटमेंट उठाया गया है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट जो है SN1 रिएक्शन के लिए करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट जो है SN1 रिएक्शन के लिए इनकरेक्ट है। और ये लाइन जो तुमको दिख रहा है ना, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, यानी सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता। और तुम्हें याद हो, तुम्हें अच्छे से पता हो, केमिकल काइनेटिक्स में हम जब पढ़ते थे, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते थे कि जो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है या कोई पर्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन है, इट ओनली ऑन डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, इट ओनली ऑन डिपेंड अपॉन रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब तक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, तब तक ये सबस्ट्रेट जो है केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए यहां पर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट को ही इंक्लूड कर रहा है। इसलिए इसने क्या बोला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। और सबस्ट्रेट क्या है बच्चे, सबस्ट्रेट है रिएक्टेंट, ठीक है। क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हो ना, रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड अपॉन
ओनली डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे भी तो रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, और ये लाइन बहुत बार उठा के पूछा जाता है एनसीईआरटी से, और आप इन्हीं चीजों को जो है पढ़ते नहीं हो और इसी चीज को इग्नोर कर देते हो, तो फिर आपको एग्जाम में फिर दिक्कत आती है। तो चीजों को ध्यान रख के चलो, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, और पीवाई को 3 से 4 बार लगाते रहो, बार बार पीवाई को रटते रहो, एग्जाम के यार आराम से निकलेगा। ये लाइन पढ़ो, इफ सबस्ट्रेट डबल, अगर मान लो सबस्ट्रेट डबल कर दिया आपने, ठीक है, तो रेट भी डबल हो जाएगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबस्ट्रेट के डबल करने पे रेट तो डबल होगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल हैज नो इफेक्ट ऑन द रेट। इस लाइन को भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो केमिकल काइनेटिक्स का जो इक्वेशन होता है, रेट इज इक्वल टू के एंड रिएक्टेंट का सबस्टेंट इसके पावर 1 है, इसलिए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। समझ आया? तो ये था SN1 का होल मैकेनिज्म विद रिएक्शन। समझ आया? स्क्रीनशॉट लीजिए। और क्या चाहिए आपको, और तुमसे हमें क्या चाहिए, बस एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट, ठीक है। कमेंट से ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ हो, ठीक है, आप साथ दे रहे हो, आप जुड़े हुए हो, ठीक है, कॉन्फिडेंस मिलता है, मेहनत करने का मन करता है। तो यार जिसको भी जरूरत है प्लीज शेयर कर दो, है ना। नेक्स्ट, तो हमें न्यूक्लियोफाइल के बारे में पता लग गया, न्यूक्लियोफाइल के मैकेनिज्म के बारे में पता लग गया, कुछ न्यूक्लियोफाइल भी हमने बना लिया। अब एनसीईआरटी क्या कहता है, देखो इतनी सी बात एनसीईआरटी समझाता है, तभी तो बच्चे परेशान रहते हैं ना। वो कंटेंट तो ठीक है हम बना के ले आए, एनसीईआरटी बस ये लिख देता है कि ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और ये कार्बन ग्रुप और हेलोजन ग्रुप है, ये यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा, फिर यहाँ पे कंपाउंड बन जाएगा। अब एनसीईआरटी ने लिख तो दिया है कि इंटरमीडिएट बनता है, लेकिन यहाँ समझाया नहीं कि इंटरमीडिएट कैसे बनता है। तो बच्चे कैसे करेंगे, तो बच्चे ऐसे करेंगे, ठीक है, बच्चे ऐसे करेंगे, ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो इतना पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हुए, अब हम आगे बेटा सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये कुछ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल है जो आपको नोट्स में इंक्लूड करना है, ठीक है ना। इसको फटाफट छाप लो, छाप लो, कैसे लिखेंगे हिंदी में, छाप लो, ठीक है, नोट कर लो, ओके, अपने छाप लो, अपने अपने नोटबुक में फटाफट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और इन सभी एग्जाम्पल को लिखो। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल है, सब के सब, ठीक है। ये हाइड्रोक्साइड अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का है तो कहां से आ रहा होगा बताओ जरा। ये कहीं ना कहीं KOH से मिल रहा होगा, कहीं ना कहीं NaOH से मिल रहा होगा, कहीं ना कहीं MgOH से मिल रहा होगा। यानी कि वो सारे हाइड्रोक्साइड आयन जो स्ट्रॉन्ग बेस से हमें मिलता है, ठीक है, वो कैसा ऐड करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के जैसा। ये तो बताया था अभी आपको मैंने एल्कोक्साइड के बारे में, RO-। हाँ जी, ये देखो ये ऐसा ग्रुप है जिसके पास क्या प्रेजेंट है, फ्री लोन पेयर, ठीक है। बताया था ना आपको कि कुछ न्यूक्लियोफाइल ऐसे होते हैं जिसके पास फ्री लोन पेयर प्रेजेंट होता है और वो भी बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल के जैसा। तो ये देखो अमाइन के पास फ्री लोन पेयर है, प्राइमरी अमाइन के पास फ्री लोन पेयर है, और इस सेकेंडरी अमाइन के पास भी फ्री लोन पेयर है। ये अमाइन के क्लासिफिकेशन है बच्चे, ये सिंपल अमाइन है, ये 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है, और ये 2 डिग्री अमाइन है। ऑल आर बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, कैसा न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब यहाँ पर आयोडीन को रख रखा है, यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे F-, Cl-, Br-, ठीक है। तो ये सब बेशक वीक न्यूक्लियोफाइल हो, यहाँ पे आयोडीन को किसके कैटेगरी में रखा गया है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लिविंग, मतलब जल्दी फास्टली रिमूव हो जाता है। अब इसका जो रीजन है ना कि सर ये आयोडीन हैलोजन होने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों है, इसका हमें रीजन बताइए। तो बेटे जब मैं SN1 SN2 SN रिएक्शन के बारे में बताऊंगा ना बच्चों, तब समझाऊंगा कि आयोडीन माइनस जो है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में क्यों रखा गया है। अभी फिलहाल आप याद कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही देखो यहाँ पर इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है नाइट्राइल आयन, ठीक है। और ये नाइट्राइल आयन बेटा दो तरीके से मिलता है हमें, या तो HCN से मिले हमें, या फिर KCN से मिले हमें, या फिर AgCN, यानी कि 3 ग्रुप से। अगर ये यूज हो रहा हो एज अ सबस्ट्रेट तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल मिलेगा वो CN- मिलेगा, ठीक है। इनका ध्यान रखना। यहां से भी कुछ एग्जांपल है जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अजाइड कभी भी N3 के फॉर्म में अगर रिएजेंट दिखे, N3 के फॉर्म में अगर सबस्ट्रेट दिखे, तो ऐसे के लिए हम टर्म यूज करते हैं अजाइड, ठीक है, अजाइड टर्म यूज करते हैं। और अगर N2 दिखे,
N ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसके लिए बच्चे टर्म यूज किया जाता है एजो, तो ये अभी इसमें है नहीं, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो ये था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल, ठीक है, नोट करिए। आयोडीन क्यों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बताएंगे, अब इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। कई बार लगता है कि हेलोजन सारे के सारे जो है वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन अभी बताएंगे आपको कि क्यों SN1 की तरह, सॉरी क्यों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह वो एक्ट कर रहा है। छापिए, छाप लिए, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इतना समझ आ गया है ना। SN1 रिएक्शन, तो अभी हम पढ़ के आए SN1 रिएक्शन के बारे में, बहुत कुछ पढ़ लिया हमने। तो यूनिमोलिकुलर होता है, ये पढ़ लिया हमने, है ना। SN1 यूनिमोलिकुलर, नीड ऑफ कार्बोकटाइन, बिना कार्बोकटाइन के रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। नीड ऑफ कार्बोकटाइन, ठीक है। रिएक्टिविटी, कौन से कार्बोकटाइन पे SN1 रिएक्शन जो है फास्ट रिएक्ट करेगा, तो ध्यान रखना आप, 3 डिग्री कार्बोकटाइन पे फास्ट रिएक्ट करता है, उससे कम 2 डिग्री कार्बोकटाइन पे, उससे कम 1 डिग्री कार्बोकटाइन पे। और सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है, नोट पॉइंट, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है SN1 किसके तरफ है, एक कंपाउंड है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक, तीनों से 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तीनों से सबसे ज्यादा रिएक्टिव किस पे होता है, बेंजाइलिक ग्रुप पे होता है, ठीक है। और उससे कम अलाइलिक, उससे कम अलाइलिक। और फिर बेंजाइलिक और अलाइलिक के बाद बाकी के ऑर्डर फॉलो कर सकते हो, तो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। भाई ये ऑर्डर जो है ना, इस ऑर्डर को फॉलो कर लो, कहीं भी मार नहीं खाओगे किसी भी एग्जाम में नहीं। इस ऑर्डर को फॉलो कर लो, ऑर्डर ऑफ SN1, ठीक है, ये है ऑर्डर ऑफ SN1, SN1 ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, SN1 ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इतनी बात ध्यान रखोगे। पहला, कार्बोकटाइन की जरूरत है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है। एक्सेप्शनली तो नहीं है, अभी बताता हूँ क्या है। बेंजाइलिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी होता है किसके तरफ, SN1 की तरफ। अलाइलिक उससे कम 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम और 1 डिग्री उससे कम। अब समझाते हैं आपको बेंजाइलिक क्या होता है और अलाइलिक क्या होता है। देखिए यहां पर क्या है ना, जो SN1 होता है वो SN बच्चे वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल। और वीक न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी नहीं होता है। जब तक कार्बोकटाइन नहीं बनेगा तब तक ये अटैक ही नहीं करेगा। यानी एक पर्टिकुलर, पहले कोई भी ग्रुप हो, तो ये ले लिया हमने सबस्ट्रेट, ठीक है। और इस सबस्ट्रेट से पहले कार्बोकटाइन रिलीज होगा, ठीक है, पहले कार्बोकटाइन रिलीज होगा, तब जाके उसके पास जो है न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा। यानी कि ये वेट करता है कि कब कार्बोकटाइन बनेगा और मैं अटैक करूंगा, और अटैक करके जो है प्रोडक्ट बनाऊंगा, ये वेट करता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल तब तक अटैक नहीं करेगा SN1 वाला, तब तक इसको स्टेबल कार्बोकटाइन नहीं मिलता, स्टेबल कार्बोकटाइन नहीं मिलता। और कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखा जाए तो बेंजाइलिक वाला जो है ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एलाइलिक और 3 डिग्री के। अब बेंजाइलिक क्या है सर, तो देखो बेंजीन के साथ CH2 ग्रुप दिख जाए तुमको, ठीक है, और पॉजिटिव ग्रुप दिख जाए, तो इस तरह के ग्रुप को आप क्या बोलते हो, बेंजाइलिक ग्रुप बोलते हो, बेंजाइलिक। अब सर ये क्यों है इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये क्यों है ज्यादा रिएक्टिव, तो इसको भी समझा देते हैं। देखो यहाँ पे सपोज दैट कि हमने Cl ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, Cl। समझ में आ रही बात, क्या ले लिया हमने, Cl ले लिया। तो जब ये Cl यहाँ से रिलीज होगा, जब यहाँ से Cl रिलीज होगा, क्योंकि ये तो सबस्ट्रेट की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे यहाँ से बच्चे Cl रिलीज होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बोकटाइन बन जाएगा। समझ आ रहा है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl रिलीज होते ही कार्बोकटाइन बन जाएगा। ओके, अब कार्बोकटाइन बनते तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ पे, सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल कंपाउंड का पहचान क्या है, रेजोनेंस। तो देखो यहाँ पे पाई है, यहाँ सिग्मा है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ तुम्हें क्या दिखा, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। कंजुगेशन दिख रहा है, कॉन्जुगेशन यानी कि रेजोनेंस दिख रहा है। तो रेजोनेंस की वजह से ये कैसा कंपाउंड हो गया, ये हो गया रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कंपाउंड हो गया है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कंपाउंड। और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कंपाउंड तो है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये एक तरह का एग्जांपल हो गया कार्बोकटाइन का। और SN1 को क्या चाहिए, SN1 को चाहिए स्टेबल कार्बोकटाइन। इसलिए बेटा बेंजाइलिक पे बहुत ही ज्यादा फास्ट रिएक्ट करता है कौन, SN1। क्लियर, इसलिए बेंजाइलिक पे ज्यादा रिएक्टिव। NCERT के बिल्कुल नीचे एक लाइन लिखा हुआ है, बेंजाइलिक एंड एलाइलिक मोर रिएक्टिव
देन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन। उस लाइन को मैं समझा रहा हूं यहाँ पे आपको, क्लियर है? कहते हैं एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम करना, वो कर रहे हैं हम। अब अलाइलिक देखो, अलाइलिक, अलाइलिक, ठीक है, अलाइलिक कार्बोकेटाइन, तो बेंजाइलिक से कम स्टेबल होता है अलाइलिक कार्बोकेटाइन। अलाइलिक का क्या पहचान होगा? तो CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। यहां पर जो Cl लगा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडेशन है sp3, ठीक है, और उसके बगल में एडजेसेंट कार्बन जो है डबल बॉन्डेड है। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? अलाइलिक बोलते हैं। जब यहां से कार्बोकेटाइन रिमूव होगा, जब यहां से कार्बोकेटाइन रिमूव होगा तो अलाइलिक के पास CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आपको यहाँ कॉन्जुगेशन दिख रहा है? जी हाँ, पाई सिग्मा पॉजिटिव। क्या दिख रहा है यहाँ पे? पाई सिग्मा पॉजिटिव। यानी कि सर यहाँ पर भी क्या है? कॉन्जुगेशन है। और यहाँ भी कॉन्जुगेशन है, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? स्टेबल कार्बोकटायन हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। यानी कि आज के बाद घोल के पी जाओ इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है बात? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखना, बेंजाइलिक मोर रिएक्टिव देन अलाइलिक, उससे कम 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, उससे कम 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और उससे कम 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है, उससे कम 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। आपकी तसल्ली के लिए कहो तो मैं एक क्वेश्चन भी बना दूं, बना दूं क्या? आपकी तसल्ली के लिए हम क्या, हम एक क्वेश्चन भी बना देते हैं, बना देते हैं, चलिए ठीक है। देखिए क्वेश्चन बेटा ये है, क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, ऑप्शन नंबर ए CH2Cl, ऑप्शन बी Cl, ऑप्शन सी ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई। ये रहा, ठीक है, ये ऑप्शन है। इन सब के साथ हमने रिएक्ट करवा दिया HOH को, HOH को, इन सब के साथ हमने रिएक्ट करवा दिया HOH को। बेटे देखो, इन सब के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, HOH को। और हम ये कह रहे हैं भाई जो प्रोडक्ट बनेगा वो ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे सबके साथ। इसका प्रोडक्ट अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन सब में जो ये रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे H प्लस और OH माइनस, तो इनमें से कौन सा जो होगा वो फास्ट रिएक्टिव होगा? फास्ट रिएक्टिव होगा, बताइए कौन सा जो होगा फास्ट रिएक्टिव होगा। अब आपने क्या देखा? नोट पॉइंट देखा। नोट पॉइंट क्या देखा? कि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो यूज हो रखा है वो वाटर से यूज हो रखा है, और वाटर के यहाँ पर वीक वीक बेस है और मिनरल एसिड है। ये एक तरह से बोल सकते हो मिनरल एसिड है, यानी वीक एसिड होता है। अब यहाँ से जो OH माइनस निकल रहा है बच्चे, वो SN1 का रिएजेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, और वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए होता है? स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटाइन चाहिए होता है, ठीक है। वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए होता है? स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटाइन चाहिए होता है। बोर तो नहीं हो रहे? अगर बोर हो रहे हो तो पार्ट 2 में कन्वर्ट कर दूंगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इतना सारी चीजें पढ़ के आए हो और एक लेवल ऑफ कंटेंट चाहिए तुम्हें, तो इतना तो तुम्हें झेलना पड़ेगा। और नीट और जेई क्रैक करना है, CBSE में 95 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं, तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं है ना। तो देखो इतना लेवल पे पढ़ोगे, पर ये है 100% गारंटी है, यहां से इनमें से बता रहा हूं मैं, इन्हीं में से एग्जैक्टली इन्हीं में से कोई एक एग्जाम्पल हो सकता है डायरेक्ट CBSE में उठ के आ जाए, हो सकता है एंट्रेंस में डायरेक्ट आ जाए। इन सभी एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, तो करो ना फिर। तो देखो SN1 है। अब तुमने क्या देखा सर? पहले तो कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है, बन गया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ निकलेगा Cl, कार्बोकेटाइन, यहाँ Cl निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, और यहाँ से Cl निकलेगा और ये कार्बोकेटाइन बनेगा। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने क्या देखा कि सर ये जो बन रहा है ना वो बेंजाइलिक वाला बन रहा है, क्योंकि पाई सिग्मा रेजोनेंस है, ठीक है। ये जो बन रहा है ना पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये तो सर अलाइलिक वाला ग्रुप है, ठीक है। और ये देखो सर, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन पॉजिटिव चार्ज, यानी कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है सर ये, और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है। और ये सर देखो इसके साथ कितने लिंकेज है? लिंकिंग है कार्बन के, एक ही लिंकिंग है, यानी कि सर ये तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है,
ठीक है। तो SN1 किसके साथ फास्ट रिएक्ट करेगा? अभी हमने आपको ऑर्डर बताया था कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स बेंजाइलिक, उसके बाद अलाइलिक, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, ठीक है ना। और सबसे कम CH3 पॉजिटिव अगर हुआ तो, हालांकि अनस्टेबल है लेकिन अगर ये प्रेजेंट है तो सबसे कम इससे रिएक्टिव होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? आंसर क्या हो जाएगा? देखो प्रोडक्ट तो तुम बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जस्ट न्यूक्लियोफाइल को अटैच करवाना है, यहाँ से OH लगा दोगे, इस OH को यहाँ लगा दोगे, इस OH को यहाँ लगा दोगे, 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। इस OH को यहाँ लगा दोगे, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। इस OH को यहाँ लगा दो, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। मैं बता देता हूँ ऑर्डर कि फास्ट रिएक्ट कौन सा होगा? A उससे कम, B उससे कम, C उससे कम, D उससे कम, E। SN1 आया समझ? क्लियर हुआ? पक्का? चलिए नेक्स्ट देखिए। इतना समझ आ गया? क्लियर है? आगे बढ़े। फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर हैं बच्चों जिस पे SN1 रिएक्शन डिपेंड करता है? फैक्टर्स ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है। अरे सर इतना तो पढ़ लिया SN1 के बारे में, और भी है क्या? अब मैं बोर हो गया। रजिस्टर बंद कर लेता हूँ, मैं बाद में देख लूंगा। हमारा तो फर्ज है ना आपको पढ़ाना, हम भी तो थक जाते हैं, लेकिन हमें लगता है नहीं यार अभी कम है कंटेंट, और देना है, ठीक है। कमी नहीं छोड़नी है बच्चों को, है ना। ओके, तो कौन कौन से फैक्टर्स है? एक तो फैक्टर्स मैंने, हम 2-3 फैक्टर तो ऑलरेडी बढ़ चुके, चिंता मत करो, ज्यादा पकाने वाला नहीं हूं मैं। देखो कौन कौन से फैक्टर इस पे डिपेंड करता है। तो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ, एक फैक्टर तो हो गया कि न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो हमने देखा कि न्यूक्लियोफाइल का जो स्ट्रेंथ होगा वो कैसा होगा? वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है ना। उसके अलावा, उसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इसका रिएक्टेंट का पढ़ लिया। उसके अलावा कौन सा फैक्टर है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बच्चे, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इस पे भी डिपेंड करता है, बताया आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में। अभी हम पढ़ के आए ना, देखो तीनों चीज पढ़ चुके, ये भी पढ़ चुके, ये भी पढ़ चुके, ये भी पढ़ चुके, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 बताइए कौन सा हो सकता है? नेक्स्ट कौन सा फैक्टर है बताइए, अभी पढ़ के आए हैं, बताओ 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 बताओ, बोलो भाई। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हो गया ना, 3 डिग्री 2 डिग्री बंद हो गया, वीक न्यूक्लियोफाइल हो गया। ओके, एक और चीज लिखो, पोलर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बेटा एक सॉल्वेंट होता है, उस सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। सॉल्वेंट 2 तरह का होता है, हालांकि पोलर प्रोटिक और एप्रोटिक होते हैं। तो जो SN1 रिएक्शन है वो SN1 रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यानी कभी भी SN1 रिएक्शन हो रहा है तो सॉल्वेंट कैसा यूज होगा? पोलर प्रोटिक। अब सर पोलर प्रोटिक क्या होता है? क्या नई नई चीजें लेके आ रहे हो? देखो पोलर प्रोटिक क्या होता है? द सॉल्वेंट, द सॉल्वेंट which which release, release at least 1 H प्लस आयन, ठीक है। ऐसा सॉल्वेंट जो कम से कम 1 H प्लस आयन को रिलीज कर दो, मैं कम से कम बोल रहा हूं, हालांकि 2 करे 3 करे वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा सॉल्वेंट जो H प्लस आयन को रिलीज कर सकता हो उसको आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हो। इन शॉर्ट में ये बोल लो, द सॉल्वेंट, द सॉल्वेंट विच विच कैन फॉर्म H प्लस आयन, ऐसा सॉल्वेंट जो H प्लस आयन को फॉर्म करता हो, उस तरह के सॉल्वेंट को आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हो। क्लियर? तो कौन कौन सा सॉल्वेंट है जो H प्लस को रिलीज कर सकता है? एग्जाम्पल देखिए, HOH है जो H प्लस को रिलीज कर देगा, OH माइनस बना देगा, ये बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। किसका होगा ये? SN1 का होगा, ठीक है। और C2H5OH, 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 ठीक है। इसकी प्रेजेंस में देखो, मैं ये न्यूक्लियोफाइल नहीं कर रहा, अगर यहां से
C2H5O माइनस अगर निकलता है, C2H5O माइनस अगर निकलता है और H प्लस बाहर रिलीज होता है, तो एल्कोक्साइड तो हालांकि SN2 का ऑर्डर होता है, SN2 का न्यूक्लियोफाइल होता है, बट मैं क्या कह रहा हूं, उनकी प्रेजेंस होना है। तो अगर इथेनॉल किसी सॉल्वेंट में प्रेजेंट है तो वो कौन सा है, SN1 रिएक्शन है। इथेनॉल अगर किसी सॉल्वेंट में प्रेजेंट है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, मैं एग्जांपल लेकर आया हूँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के, आप देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के मैं एग्जांपल लेकर आया हूँ। देखिए कौन कौन सा सॉल्वेंट है जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब जो H प्लस रिलीज नहीं करेगा, और प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब जो H प्लस को रिलीज करेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल प्रोटिक सॉल्वेंट, फॉर्मिक एसिड प्रोटिक सॉल्वेंट। व्हाट यू मीन बाय फॉर्मिक एसिड, HCOOH, ये होता है प्रोटिक सॉल्वेंट बेटा। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, ये भी क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट है। अमोनिया क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट है, NH3। ये सब के प्रेजेंस अगर है तो रिएक्शन क्या है, SN1, क्योंकि ये सब के सब प्रोटिक सॉल्वेंट है। मिथेनॉल ये भी क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट, CH3OH। ठीक है, इथेनॉल क्या है, अभी हमने एग्जांपल लिया था C2H5OH, ये भी प्रोटिक सॉल्वेंट है। HF और HCl तो है ही, ये सभी एग्जांपल है प्रोटिक सॉल्वेंट के। ठीक है, तो प्रोटिक सॉल्वेंट किस में यूज होता है, यूज्ड इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन, यूज इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन। क्लियर है, आया समझ। इसके बारे में हम बात करेंगे किसमें, जब हम SN2 के बारे में पढ़ेंगे ना, तब बात करेंगे एप्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में। छाप लो, नोट करो, नोट करो भाई, जरूरी है, नोट करो। कर लिया, अरे मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे ही पता है इतना जल्दी कहाँ से नोट कर लोगे, रोबोट थोड़ी हो। आत्मनिर्भर भारत है लेकिन स्क्रीनशॉट लेकर, नोट करके नहीं। ठीक है, देखो नेक्स्ट, SN1 SN2 में कुछ नहीं छोड़ना है ना। और लो, पोलर एप्रोटिक और पोलर एप्रोटिक, पहले पीछे भी एग्जांपल करा दिया ना, ये ध्यान रखना। अच्छा, कई बार एग्जाम में ये उठाया जाता है DMF, कहीं पर भी दिख जाए ना DMF, ये बहुत बार उठाया जाता है एग्जाम में। इसको क्या कहते हैं, डाई मिथाइल फॉर्माइड। ठीक है, फॉर्मामाइड कहते हैं इसको। ये कहीं भी दिख जाए ना, आंख बंद करके सीधा कहना SN2 रिएक्शन है। मानना मत किसी की बात, मेरी भी मत मानना, सीधा कहना SN2 रिएक्शन है। DMF दिखा मतलब कि एप्रोटिक सॉल्वेंट है, एप्रोटिक सॉल्वेंट है मतलब SN2 रिएक्शन फॉलो कर रहा है। सीबीएसई कुछ भी नहीं है इतने कंटेंट के आगे, ये सब एंट्रेंस के लिए करा रहा हूँ, नीट और जेई के लिए। ठीक है, सीबीएसई तो तुम्हारा निपट गया कब का ही, उतने से कंटेंट में ही। ठीक है, जस्ट ऑर्डर वगैरह पूछते हैं, उसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। ये सब उन बच्चों के लिए जो नीट और जेई को भी देने वाले, एग्जाम भी देने वाले हैं ना। अब हम कहाँ आ गए, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे। तो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का ग्रुप का इफेक्ट ये, और कुछ क्वेश्चंस, ठीक है ना, वो हम अगले लेक्चर के लिए रखते हैं ना, क्योंकि ये इसकी स्ट्रेंथ काफी हो गई है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बचा हुआ है, और वो है यस, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। बच्चे, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट फॉर CBSE एज वेल एज एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा, एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो डोनर साइट हो। ठीक है, एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो डोनर साइट हो टू अटैच विद कार्बोकटायन, इस तरह के न्यूक्लियोफाइल को आप क्या बोलते हो, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बोलते हो। ठीक है, स्टेटमेंट लिख दूं क्या समझ जाओगे, नहीं सर लिख के दिखाओ, ओके। द न्यूक्लियोफाइल which have two donor site is present for reactivity। ठीक है ना, ये फॉर पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, फॉर रिएक्शन। इस तरह के न्यूक्लियोफाइल को आप क्या कहते हो, इस तरह के न्यूक्लियोफाइल को आप कहते हो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। सर समझ नहीं आया, एग्जांपल बताओ, एग्जांपल बताओ, एग्जांपल बताओ, बता रहा हूँ। ठीक है, देखो एग्जांपल, एम्बीडेंटेड का न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको बताया था पीछे कि HCN KCN और AgCN, HCN
KCN और AgCN, इससे इन तीनों ग्रुप से एक पर्टिकुलर कॉमन न्यूक्लियोफाइल मिलेगा आपको, ठीक है, कॉमन न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। कौन कौन सा? चाहे HCN हो या KCN हो, ठीक है, और एक तरफ AgCN। इन दोनों से कॉमन न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा तुमको? ये दोनों से कॉमन न्यूक्लियोफाइल मिलेगा CN। अब इस CN के पास दो साइट है, एक तो कार्बन, देखो जब ये टूटेगा ना H+ में और K+ में, तो यहां से C माइनस रिलीज करेगा, तो इस पे चार्ज कैसा आ गया? माइनस, ठीक है, चार्ज कैसा आ गया? माइनस। एक काम करते हैं, CN तो रिलीज हो रहा है ना, इसको अलग रखते हैं क्योंकि दोनों को अलग अलग तरीके से समझाना है। तो CN तो खैर निकल रहा है, ये कॉमन है, कॉमन न्यूक्लियोफाइल हो गया दोनों के लिए। अब किसको कैसे बिहेव कराना है? तो बेटा जब K+ और CH+ टूट करके निकल रहा हो ग्रुप, तो यहाँ पे जो बनता है वो CN- बनता है, ठीक है ना, जिसमें कार्बन पे चार्ज आता है नेगेटिव। और जब AgCN से रिलीज होगा, ये AgCN से रिलीज होगा, तो CN तो बनेगा, लेकिन N पे आ जाता है लोन पेयर। अब ये क्या हो रहा है सर? एक ही न्यूक्लियोफाइल के पास दो साइड प्रेजेंट है, तो किस तरह से प्रेजेंट है हमें ये समझना है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल आयोनिक कंपाउंड से हमें मिल रहा हो, ये जो कंपाउंड है कैसा है? ये कंपाउंड है आयोनिक, AIONIC, आयोनिक कंपाउंड से अगर हमें मिलता हो, तो आयोनिक कंपाउंड जब टूटता है ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में टूटता है, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड जब बनता है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। लेकिन अगर कोवलेंट कंपाउंड से मिल रहा हो, कोवलेंट कंपाउंड से मिल रहा हो रिएजेंट आपको, तो कोवलेंट कंपाउंड जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनता है, इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनता है, ठीक है। तो कोवलेंट कंपाउंड AgCN एक कोवलेंट कंपाउंड है, तो यहां से शेयर से बनता होगा, तो शेयर का मतलब क्या होगा कि लोन पेयर का अटैचमेंट, फ्री लोन पेयर का अटैचमेंट। अब बेटा, अब क्या है ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, अगर कार्बोकटाइन से C वाला ग्रुप जुड़ रहा है, C नेगेटिव ग्रुप जुड़ रहा है, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को आप बोलोगे, जो बनेगा RCN बनेगा ना, ऐसे कंपाउंड को बोलोगे अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड, इस बात का भी ध्यान रखना। लेकिन अगर कंपाउंड के साथ नाइट्रोजन ग्रुप जाके जुड़ रहा हो, यानी कार्बोकटाइन के साथ N के तरफ से अगर बॉन्ड बन रहा हो, ठीक है ना, N के तरफ से बॉन्ड बन रहा हो न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में, तो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा, यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? RNC बनेगा, और ऐसे कंपाउंड को आप बोलोगे अल्काइल आइसोसाइनाइड। अब सर कैसे पहचानेंगे कि अल्काइल साइनाइड बनेगा, और कैसे पहचानेंगे कि अल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा, और कैसे पहचानेंगे कि अल्काइल साइनाइड बनेगा? अरे गधो, क्या बताया अभी मैंने आपको कि अगर कंपाउंड HCN और KCN यूज हो रहा हो, यानी कंपाउंड कैसा है? आयोनिक है, तो जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो न्यूक्लियोफाइल चार्ज वाला बनेगा, और जब कार्बन के साथ बॉन्ड जुड़ रहा हो तो अल्काइल साइनाइड बनेगा, ठीक है। और अगर AgCN से तुम रिएजेंट निकाल रहे हो तो कोवलेंट कंपाउंड होता है, ठीक है, तो बॉन्ड किसके तरफ से जुड़ेगा? N की तरफ से, और N क्या है? लोन पेयर, और लोन पेयर अगर कंपाउंड बना रहा है तो कोवलेंट कंपाउंड बनता है, इसको क्या बोलोगे? अल्काइल साइनाइड। अब सर हम कौन से कार्बन कंपाउंड को, यानी कि जो बन गया है इन दोनों कंपाउंड में, इसमें और इसमें, मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा? क्योंकि सर हम जब भी कंपाउंड दो बनाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर बेटा मिलता है वो लिंकिंग कैपेसिटी से मिलता है, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हो? कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हो। क्या बोलते हो? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। इसका जो आंसर है कि कौन सा मेजर कंपाउंड बनेगा, तो वो डिसाइड करेगा कि किसकी कैटेनेशन अच्छी है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी, व्हाट यू मीन बाय कैटेनेशन प्रॉपर्टी? एक एक टर्म, एक एक पॉइंट आपको बताना है, ठीक है, ताकि आपको हर तरीके से पता लगे और केमिस्ट्री का मास्टर बन जाओ, है ना, क्या मास्टरी, यस। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है कि कार्बन कार्बन की लिंकेज इसमें ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन के, और उससे कम अच्छी होती है कार्बन ऑक्सीजन के, ठीक है। यानी कि कार्बन के साथ कोई ग्रुप अच्छे से जुड़ सकता है, तो क्या है? कार्बन कार्बन है, उसके बाद बच्चे CO ग्रुप जुड़ता है, उसके बाद CO, ठीक है, और उसके बाद CN। तो यार देखो, कार्बन कार्बन की कैपेसिटी अच्छी है, तो ये वाला बॉन्ड जो है, ये कंपाउंड जो है तुम्हारा मेजर हो जाएगा, ठीक है, और वो जो कंपाउंड हो जाएगा वो माइनर हो जाएगा। तो NCERT का फेवरेट क्वेश्चन है एक एग्जामिनर का, कि जब आप KCN और HCN यूज करते हो तो अल्काइल साइनाइड बनता है, लेकिन जब आप
AgCN यूज करते हो तो अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है, एक्सप्लेन कीजिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप क्या कहोगे कि AgCN जो होता है वो पूरी तरह से कोवलेंट तो नहीं, प्रीडोमिनेंटली, ठीक है, प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट होता है। और ये जो KCN होता है वो प्रीडोमिनेंटली आयोनिक होता है। तो भाई ये स्पेस नहीं है, मैंने लिख देता, ध्यान रखना, बिकॉज ऑफ KCN इज प्रीडोमिनेंटली आयोनिक कंपाउंड, जिस वजह से यहाँ पे CN के बाद जो है नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है और फिर कार्बन के साथ बॉन्ड बनता है, तो इसको हम एल्काइल साइनाइड बोल रहे हैं। AgCN जो है प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट है, इसलिए बॉन्ड कौन बना रहा है, नाइट्रोजन बना रहा है, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा अच्छे से बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर, और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जो होगी वो ज्यादा डोमिनेंट होगी एज कम्पेयर टू कार्बन नेगेटिव के। इसलिए जो कंपाउंड यहाँ पे बन रहा है वो अल्काइल आइसोसाइनाइड बन रहा है। आया समझ? ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। एक बार क्वेश्चन भी दिखा दूं आपको, बाकी क्वेश्चंस वगैरह हम जो है नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। इसी का पार्ट 2 बना दूंगा मैं, क्योंकि इसकी जो टाइमिंग है बहुत ज्यादा हो चुकी है। देखो क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन, तुम भी बोर हो गए हो। हेलो एल्केन रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म अल्काइल साइनाइड, यानी KCN से रिएक्ट करेगा तो अल्काइल साइनाइड बनाएगा, ठीक है। वाइल AgCN से अगर रिएक्ट करता है तो आइसोसाइनाइड बनता है, यानी RNC बनता है। तो एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है ना। और कौन सा चीफ प्रोडक्ट है ये भी बताइए, है ना। तो ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है। बता दोगे कि जो KCN होता है प्रीडोमिनेंटली आयोनिक होता है, और जो AgCN होता है वो प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट होता है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। तो मिलते हैं पार्ट 2 में एक न्यूमेरिकल्स के साथ, कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ जो SN1 के ऊपर बेस्ड होगा। डोंट मिस इट बेटा, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी का मैं पार्ट 2 बना देता हूँ, ओके। देखो कुछ क्वेश्चंस है ना यहाँ पे, ये देखो कितने क्वेश्चंस है ओवरऑल, 10-11 क्वेश्चंस है, और जिसमें कई सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी और कई सारे यहाँ पे एप्लीकेशंस यूज होंगे। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। ये देखो यहाँ से क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो पार्ट 2 जाकर देखो, लेक्चर नंबर 2 इसके बाद।